अहमदाबाद प्लेन क्रैश की वजह का पता लगाया जा रहा है। जांच एजेंसियां हादसे के हर पहलू को डिकोड करने में जुटी हैं, लेकिन अब सबकी नजर उस ब्लैक बॉक्स पर जा टिकी है जिसे घटनास्थल से बरामद कर लिया गया है और इसमें हादसे की एक्चुअल वजह क्या है, सब कुछ रिकॉर्ड और सेफ है। अब क्रैश की कहानी इसी ब्लैक बॉक्स से रिवील होगी। क्योंकि अब तक प्लेन क्रैश की असली वजह का पता नहीं चल पाया है। आखिर टेक ऑफ होने के कुछ सेकंड बाद ही प्लेन आग का गोला कैसे बन गया? कैसे प्लेन में सवार 241 लोग मौत के मुंह में समा गए? कैसे सिर्फ एक यात्री इस भीषण हादसे में बचकर अपने पैरों पर चलकर बाहर आ गया? सब कुछ इस ब्लैक बॉक्स में महफूज है, जिसे डिकोड करने की तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल ये ब्लैक बॉक्स सभी विमानों में मौजूद होता है। अगर कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो ब्लैक बॉक्स की मदद से हादसे की वजह का पता लगाना बेहद आसान हो जाता है। ब्लैक बॉक्स में 2 ऑरेंज क्रैश रेजिस्टेंट डिवाइस होते हैं, जो भीषण आग या पानी के तेज बहाव में भी नष्ट नहीं होते। ऐसे में हादसे के दौरान क्या पायलट ने फ्लाइट से नियंत्रण खो दिया था? क्या फ्लाइट का इंजन खराब था? आखिरी समय में पायलट के बीच क्या बातचीत हुई? प्लेन में क्या तकनीकी खराबी थी? इन सभी सवालों के जवाब ब्लैक बॉक्स में ही हो सकते हैं। यही वजह है कि प्लेन क्रैश के बाद से ही ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जा रहा है, जिसे बरामद कर लिया गया है। ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद इसे फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है। ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट सबसे पहले ब्लैक बॉक्स की जांच करेगा। अगर ब्लैक बॉक्स कहीं से डैमेज होगा तो इसे रिपेयर किया जाएगा। इसके बाद ब्लैक बॉक्स से ट्रैफिक कंट्रोल रिकॉर्ड समेत फ्लाइट का पूरा डेटा निकाला जाएगा। ब्लैक बॉक्स को डिकोड करने के लिए 3D कंप्यूटर की मदद ली जाती है। इस प्रक्रिया में कुछ हफ्तों या फिर कुछ महीनों का भी समय लग सकता है। अब यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि आखिर ब्लैक बॉक्स होता क्या है और ये काम कैसे करता है। दरअसल ब्लैक बॉक्स में फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड रहता है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जैसी तकनीक से पायलट के बीच बातचीत इसमें रिकॉर्ड हो जाती है। विमान की ऊंचाई, रफ्तार का भी इसमें पता चल जाता है। इंजन की परफॉर्मेंस की जानकारी होती है और सबसे खास बात यह है कि ब्लैक बॉक्स होने का मतलब ये नहीं कि वो ब्लैक होता है, बल्कि ऑरेंज कलर का ये ब्लैक बॉक्स होता है ताकि इसे मलबे में ढूंढना आसान रहे। इस प्लेन हादसे में एक यात्री के अलावा सभी ने अपनी जान को गंवा दिया। रमेश विश्वास कुमार इस हादसे में बचने वाले अकेले यात्री हैं, क्योंकि हादसा इतना भयंकर था कि किसी के बचने की उम्मीद ही नहीं थी। तस्वीरों को देखकर किसी के भी बचने की उम्मीद नामुमकिन नजर आ रही थी, लेकिन रमेश कुमार मौत को मात देकर प्लेन से जिंदा लौट आए। रमेश विश्वास कुमार के बचने के पीछे उनके नाम और सीट नंबर का चमत्कार बताया जा रहा है। रमेश कुमार के साथ हुए इस चमत्कार को लेकर ज्योतिषी सीट नंबर और अंक शास्त्र का तर्क दे रहे हैं। ज्योतिषों के मुताबिक नाम और सीट नंबर के संयोग से रमेश कुमार की जान बच गई। नाम की अल्फाबेटिकल गणना करें तो रमेश विश्वास कुमार के नाम का अल्फाबेटिकल अंक ज्योतिष योग 60 होता है। यह अंक 6 का प्रतिनिधित्व करता है। कल की तारीख यानी कि 12 जून 2025 का योग निकाले तो 9 आता है। 9 मंगल ग्रह का अंक है और मंगल ग्रह अग्नि का कारक है। माना जा रहा है कि तिथि के प्रभाव से ये विमान हादसा तुरंत ही भीषण आग के गोले में बदल गया। अब सवाल है कि रमेश की जान आखिर कैसे बच पाई। रमेश कुमार नामांक 6 आता है, जो शुक्र का अंत है और शुक्र ग्रह जल का कारक है। माना जाता है कि ये आग जैसी घटनाओं को बचाता है और इसी के चलते भयंकर हादसे में रमेश विश्वास कुमार की जान बच सकी। इसमें 12 तारीख और गुरुवार के दिन का सकारात्मक संयोग भी उन्हें मिला। ज्योतिषीय गणना के हिसाब से गुणीय संयोग ने, शुक्र और गुरु के सामंजस्य ने मंगल के भीषण अग्नि विनाश से रमेश को बचा लिया। वो मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। रमेश फ्लाइट की 11A सीट पर बैठे थे, जबकि उनके साथ आसपास बैठे सभी लोगों की जान चली गई, लेकिन वो इस हादसे को मात देकर जिंदा लौट आए। अंक ज्योतिष में नंबर 11 को एक मास्टर नंबर के रूप में जाना जाता है। अहमदाबाद हादसे को लेकर कई ज्योतिष पहले ही भविष्यवाणी करते हुए नजर आए थे, ऐसा ज्योतिषों का कहना है। कई ज्योतिषों के पोस्ट भी खूब अब वायरल हो रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सच में ज्योतिषीय गणनाएं किसी हादसे की पहले भविष्यवाणी कर सकती हैं? क्या सच में ये हादसा ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की वजह से हुआ है? क्योंकि इस साल के पंचांग में भी विमान हादसे को लेकर संकेत दर्ज है। कई ज्योतिषियों ने भी इस हादसे को लेकर पहले ही चेतावनी का दावा किया था, लेकिन यहाँ पर यह समझना होगा कि ये पूरा का पूरा मामला विज्ञान से जुड़ा हुआ है। लेकिन जिन लोगों को ज्योतिष गणित पर विश्वास है, उनका ऐसा कहना है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट।
ज्योतिषियों का बड़ा दावा है कि ग्रहों की स्थिति बदलने से यह हादसा हुआ है। ज्योतिषियों का दावा है कि 7 जून को मंगल ग्रह सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं और सिंह राशि में पहले से ही केतु विराजमान है। जब 2 क्रूर ग्रहों की युति होती है तो कुज केतु का योग बनता है। मंगल जो कि एक अग्नि तत्व का ग्रह है और केतु जो कि एक छाया ग्रह है, दोनों की युति अग्नि तत्व की राशि सूर्य में होने की वजह से बेहद विनाशकारी होता है। यानी ऐसी स्थिति में प्राकृतिक आपदा के साथ अग्निकांड, भूकंप, गैस दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना होने की संभावना होती है। 7 जून से लेकर 28 जुलाई 2025 के बीच में मंगल और केतु ये सिंह राशि के गोचर करने वाले हैं और इस बार ये समय है 51 दिन का। ये 51 दिन, इनमें जो भी घटनाएं होंगी वो अपने आप में स्पेशल होंगी। इसके अलावा पंचांग में भी इस साल वायु दुर्घटना को लेकर संकेत दिए गए थे। साल 2025 के पंचांग में पहले ही भविष्यवाणी हुई थी कि वायुयान को लेकर कोई अशुभ सूचना प्राप्त हो सकती है। 7 जून को मंगल का सिंह राशि में प्रवेश हुआ और 12 जून को अहमदाबाद में प्लेन हादसा हो गया और कई लोगों की असमय यहाँ मौत हो गई। एक तरफ ज्योतिषी कनेक्शन है और दूसरी तरफ एक कथित चमत्कार, क्योंकि जिस विमान में सामान क्या इंसान तक जलकर खाक हो गया हो, उसी विमान के मलबे से श्रीमद् भगवत गीता सही सलामत मिली। इसे भी लोग चमत्कार का करार दे रहे हैं। हालांकि एक चमत्कार इंसानी जिंदगी बचने के रूप में भी हुआ है। दरअसल रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान टीम के सदस्य को मलबे में से एक पूरी तरह सुरक्षित भगवत गीता मिली। ये देखकर सभी हैरान रह गए कि जहां एक ओर चारों तरफ आग और तबाही का मंजर था, वहीं ये पवित्र ग्रंथ न सिर्फ सही सलामत मिला बल्कि उसमें एक खरोंच तक नहीं आई। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि भगवत गीता की किताब बिना जले हुए है। शख्स ने इसे हाथ में ले रखा है और वो पास में मौजूद अपने साथी को इसके पन्ने भी पलटकर दिखाता है। हादसे में मारे गए लोगों के प्रति जहां पूरे देश में शोक की लहर है, वहीं भगवत गीता का यूं सुरक्षित मिलना मानो सनातन संस्कृति की अटूट शक्ति और दिव्यता का प्रमाण दे गया हो। भगवत गीता में कहा गया है कि नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक, यानी आत्मा को कोई मार नहीं सकता, आग भी नहीं जला सकती। तो क्या ये उसी की हकीकत है? इस हादसे ने बहुत कुछ मिटा दिया, लेकिन जो भगवत गीता सुरक्षित मिली उसने एक सवाल जरूर छोड़ दिया। क्या आस्था की कुछ चीजें वाकई अजर अमर होती हैं? अहमदाबाद प्लेन हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हो गया। वो अपनी पत्नी और बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। गुरुवार को विजय रूपाणी के लिए उनका लकी नंबर भी अनलकी साबित हो गया, क्योंकि प्लेन हादसा 12 जून 2025 को हुआ। यानी टोटल किया जाए तो 1206। विजय रूपाणी इस नंबर को अपने लिए लकी मानते थे, लेकिन यही नंबर उनके लिए काल साबित हुआ। 1206 नंबर उनके लिए इतना खास था कि उनकी गाड़ियों का नंबर भी शुरुआत से यही रहा। विजय रूपाणी की पहली कार का नंबर 1206 था। विजय रूपाणी के पुराने स्कूटर का नंबर 1206 ही था और इसी लकी नंबर यानी 12 जून को हादसे में उनका निधन हो गया। संयोग की बात है कि गुरुवार की तारीख 1206 थी, जो उनके जीवन का अंतिम दिन बन गई। यही लकी नंबर उनके लिए काल बनकर आया। ज्योतिष अंक शास्त्रों के मुताबिक 1206 का योग 9 होता है। 9 नंबर मंगल ग्रह का अंक होता है। नकारात्मक रूप से ये अंक आग, दुर्घटना या जीवन मृत्यु का संकेत देता है। जोधपुर की रहने वाली खुशबू राजपुरोहित भी इसी जहाज में सवार थी। वो पहली बार अकेले लंदन जा रही थी अपने पति से मिलने, लेकिन उनका सफर पूरा नहीं हो पाया। ये खुशबू पुरोहित है, जिसकी शादी करीब 4 महीने पहले हुई थी। जिंदगी में सब कुछ नया था, नया रिश्ता, नई जिम्मेदारी, नए सपने। इस बार विदेश जाने की बारी थी, क्योंकि उसे लंदन में अपने पति के साथ रहना था। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले ही खुशबू का पासपोर्ट तैयार हुआ था। जब ये बात उसे और उसके परिवार वालों को पता चला तो वो बहुत खुश हुए, जैसा कि आप देख सकते हैं। लंदन जाने वाली एयर इंडिया की इस फ्लाइट में बिठाने से पहले परिवार ने खुशी खुशी उसे विदा किया। खुशबू काफी खुश भी नजर आ रही थी और परिवार भी बेहद खुश था। एयरपोर्ट पर बेटी को छोड़ने से पहले पिता ने बेटी के साथ फोटो भी क्लिक की, क्योंकि बेटी से मुलाकात अब जल्द नहीं हो पाएगी। लेकिन उन्हें क्या पता था, अब शायद बेटी से मिलना तो दूर, वो उसे देख भी नहीं पाएंगे। हफ्ते भर पहले खुशबू जोधपुर से अपने मायके गई थी और वहां से अहमदाबाद पहुंची थी और फिर उसने लंदन के लिए उड़ान भरी, जो उसकी जिंदगी का आखिरी उड़ान बन गई। परिवार वालों के पास कोई शब्द नहीं, बस यादें हैं और वो उसकी सलामती की आस लगाए बैठे हैं। पॉजिटिव ही है अभी तो फिलहाल सूचना, परिवार वाले सब वहाँ हैं। देखो कोई अपडेट आएगा तो मैं बता। अहमदाबाद के अस्पताल का वेटिंग रूम सर्द और खामोश था। उस खामोशी के बीच कोने में बैठा एक युवक भीतर ही भीतर चीख रहा था, रो रहा था। आंखों से लगातार बहते आंसू उसकी टूटी हुई दुनिया की कहानी बयां कर रहे थे। जब इस युवक से पूछा गया कि तुम किसका इंतजार कर रहे हो, तो जवाब मिला, मेरा प्यार। वो अकेला था, बेहद अकेला। जो साथ था वो अब जा चुका था। बस जाने वाले की यादें और कभी न मिटने वाला गम ही अब साथ था। बस एक छोटा सा बैग, कांपते हुए हाथ और एक भारी भरा दिल। जब किसी ने धीरे से पूछा किसका इंतजार कर रहे हो,
तो उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मेरा प्यार। उसने अपनी प्रेमिका को खो दिया था, जिसने उसके हर ख्वाब में रंग भरे थे, हर दर्द में हाथ थामा था। लेकिन आज वो हमेशा के लिए चली गई। शव अभी सौंपा भी नहीं गया था, लेकिन उसकी रूह उस अस्पताल के हर कोने में बिखरी थी। वो हंसी, वो बातें, वो भविष्य के सपने, सब वहीं कहीं अधूरे पड़े थे। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, ये उन तमाम अधूरी मोहब्बतों की सिसकी थी जो कभी पूरी नहीं हो सकी। मोहब्बत किसी प्रेमिका के हिस्से की, किसी के पति या पत्नी के हिस्से की, किसी बाप या बेटे के हिस्से की। इस विमान हादसे ने रोशनी के घर में भी अंधेरा कर दिया है। रोशनी सोनभरे मुंबई की रहने वाली थी, ट्रैवल इन्फ्लुएंसर थी और फ्लाइट में क्रू मेंबर के तौर पर काम करती थी। उनकी मौत के बाद उनका परिवार सदमे में है। रोशनी ने ड्यूटी के लिए अहमदाबाद जाने से एक दिन पहले ही अपने परिवार से विदाई ली थी। वो छुट्टी मनाने अपने घर आई हुई थी, लेकिन उन्हें क्या पता था इसके बाद वो कभी लौट नहीं पाएगी। रोशनी का परिवार मुंबई में डोंबिवली में रहता है। रोशनी ने आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद दृढ़ता के साथ फ्लाइट अटेंडेंट बनने के अपने सपने को पूरा किया था। रोशनी क्रू मेंबर के साथ साथ ट्रैवल इन्फ्लुएंसर भी थी। रोशनी के इंस्टाग्राम पर 57,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। रोशनी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से सजाया हुआ है। वह अपने घूमने फिरने और फ्लाइट की तस्वीरें और वीडियो भी शेयर करती रहती थी। रोशनी किसी मॉडल से कम नहीं थी। उनके इंस्टा वॉल उनके खूबसूरत तस्वीरों से सजी हुई है। लोग उनके फोटो और वीडियो खूब लाइक करते थे। लेकिन इस हादसे के बाद रोशनी सिर्फ तस्वीरों और वीडियो में ही दिख पाएगी। इस हादसे ने उनके परिवार की रोशनी छीन ली है। जरा सोचिए कि आप सेल्फी ले रहे हो और पता भी ना हो कि वो आपकी आखिरी सेल्फी साबित हो सकती है। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। डॉक्टर प्रतीक जोशी पूरे परिवार के साथ लंदन शिफ्ट हो रहे थे। 3 छोटे छोटे बच्चे भी साथ में थे, लेकिन ये उड़ान मौत की उड़ान साबित हुई। ये तस्वीर एक खुशहाल परिवार की है जो उड़ान से पहले लंदन शिफ्ट होने की खुशियां मना रहे थे। पूरे परिवार के साथ नई जिंदगी के सपने बुन रहे थे। डॉक्टर जोशी की पत्नी ने 1 महीने पहले ही जॉब छोड़ी थी और पति के साथ ही रहने के लिए लंदन जा रही थी। लेकिन अब इस फ्रेम में दिखने वाले सभी लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे, माता पिता अहमदाबाद प्लेन क्रैश के शिकार हो गए। मेरी बेटी थी कोमी व्यास और उसके हस्बैंड थे डॉक्टर प्रतीक जोशी, और एक मीराया उनकी बच्ची थी और 2 जुड़वे लड़के हुए थे, नकुल और प्रद्युत। दोनों ने एक साथ रहने के लिए यहाँ से रिजाइन दे करके, उदयपुर से और यहाँ दोनों जगह से रिजाइन दे करके, और दोनों यूके में शिफ्ट हो रहे थे। इस तस्वीर में दिखने वाले शख्स का नाम डॉक्टर प्रतीक जोशी है। साथ में उनकी पत्नी डॉक्टर कोनी व्यास हैं और उनके 3 बच्चे प्रद्युत जोशी, मिराया जोशी और नकुल जोशी सभी लंदन जाने की खुशी में नजर आ रहे हैं। प्लेन में बैठने के बाद डॉक्टर प्रदीप ने पत्नी और बच्चों के साथ ये सेल्फी ली थी, जो अब उनकी आखिरी सेल्फी हो गई। वो और उनके 3 बच्चे, तीनों, पूरा परिवार ही खत्म हो गया। कोई बचा ही नहीं है उनके परिवार में। अब ये तस्वीरें सिर्फ यादों में जिंदा रहेंगी। एक परिवार की हंसी, उनके सपने, सब कुछ अचानक ही खत्म हो गया। ये दर्दनाक कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी नाजुक होती है। विमान हादसे के बाद उससे जुड़ी दर्द भरी कई दास्तान एक के बाद एक सामने आ रही हैं। अहमदाबाद के जिस बीजे मेडिकल हॉस्टल पर प्लेन क्रैश होकर गिरा, उसी हॉस्टल के मेस में खाना बनाने वाली सरलाबेन ठाकुर अपनी 2 साल की पोती के साथ मिसिंग है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। हम भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये मिल जाए। आप लग रहा है मिसिंग है, ये मिल जाए। हम भी यही दुआ करेंगे। आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। एक बेटी का रो रो कर बुरा हाल है। अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। बीजे मेडिकल अस्पताल में अपनी मां और 2 साल की भतीजी की तलाश में रो रो कर बेहाल हो चुकी इस बेटी ने जी न्यूज को बताया, प्लेन क्रैश के बाद से डॉक्टरों के हॉस्टल मेस में खाना बनाने वाली सरलाबेन हादसे के बाद से लापता है। जिनकी तलाश के लिए आई बेटी ने अपना डीएनए सैंपल दिया है। वहीं इनके भाई ने अपनी 2 साल की बेटी, जो कि दादी के साथ लापता हो गई है, उसकी तलाश के लिए भी अपना डीएनए सैंपल दिया है। जरा सुनिए इस बेटी के दर्द को। वहाँ प्लेन क्रैश हुआ ना, वहीं पे मेरी मम्मी खाना बना रही थी डॉक्टरों का। क्या नाम है मम्मी का आपकी? सरलाबेन ठाकुर। वो अकेली थी और नहीं, मेरी छोटी भतीजी थी 2 साल की सर। पूरा परिवार डॉक्टरों के हॉस्टल मेस में ही रहता था। मेडिकल छात्रों और डॉक्टरों के लिए खाना बनाता था। परिवार में पिता, भाई और भाभी तो सलामत है, लेकिन माँ और भतीजी नहीं मिल रहे। परिवार ने मेस का कोना कोना छान मारा, लेकिन दोनों का अब तक कुछ पता नहीं चला है। बेटी गुहार लगा रही थी कि जिन डॉक्टरों को जीवन भर उसकी माँ ने अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया, उनका पेट भरा, अब वो अपना फर्ज निभाए और उसकी माँ और भतीजी की तलाश में आगे आकर मदद करे।
डॉक्टरों को इतनी प्रार्थना कर रहे हैं कि इतने सालों से हम लोगों ने आपकी हेल्प की, आपको टाइम से टाइम खाना दिया है। आज हमारी बारी है कि एक नहीं सब लोग मिलके एक को ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे, शायद ऐसा सोच रहे हैं हम लोग। बेबसी और लाचारी के बीच अपनों को तलाशने आई ये बेटी निराश जरूर है, लेकिन उम्मीद नहीं हारी। आस लगाए बैठी है कि इसकी मां और भतीजी की जल्द कोई खबर इसके परिवार को मिलेगी। प्लेन हादसे में 12 क्रू मेंबर्स ने भी अपनी जान गंवा दी। इस क्रू मेंबर्स में मणिपुर की 2 दोस्त भी शामिल थी। दोनों के बीच ऐसी दोस्ती कि मरते दम तक दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। ये दोनों ही लड़कियों ने आसमान में उड़ने का सपना देखा, लेकिन किस्मत ने ऐसा गिराया कि अब सिर्फ एक तस्वीर बची है। 20 साल की चंचल और हसमुख नगंथोई शर्मा का ड्रीम लाइनर पर सवार होना एक सपने के सच होने जैसा था। इस उड़ान को और भी खास बना दिया उनकी साथी लमनुनथेम सिंगसन की मौजूदगी ने, जो उन्हीं की बड़ी बहन जैसी थी। फ्लाइट में जब दोनों का सामना होता खूब हंसी मजाक करते। इन दोनों की दोस्ती कितनी गहरी थी इस वीडियो में देखिए। हादसे से पहले यात्रियों के चढ़ने से पहले नगंथोई शर्मा वीडियो बनाने में व्यस्त थीं। इसी दौरान दोनों की अचानक आमने सामने टक्कर हो गई। दोनों ने हंसते हुए मैतेई भाषा में एक दूसरे पर चुटकी ली और फिर मोबाइल स्क्रीन पर ध्यान लगा लिया। लेकिन कौन जानता था ये उनकी आखिरी रील होगी। दोनों को उड़ान से प्यार था और मेहनत से अपनी मंजिल पाई थी, लेकिन उसी नौकरी के दौरान एक हादसे ने सब कुछ छीन लिया। आपने सुना होगा कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, जो गुजरात की भूमि चौहान पर बिल्कुल फिट बैठता है। थोड़ी देर लेट होने की वजह से वो अहमदाबाद में एयर इंडिया की इस फ्लाइट में बैठ नहीं पाई और उनकी जान बच गई। ये भूमि चौहान है, भरूच की रहने वाली, और जिंदगी में शायद पहली बार किसी फ्लाइट को मिस किया। उस वक्त भूमि को नहीं लगा था कि वो कितनी बड़ी भाग्यशाली है, क्योंकि जिस तरह एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 में उन्होंने टिकट बुक की थी, जो थोड़ी देर बाद हादसे का शिकार हो गया। ऐसा प्लेन क्रैश हुआ है और एट द टाइम आई वॉज फीलिंग टोटली नम एंड एक तरह से अच्छा मैं अपने भगवान का थोड़ा माता जी का और सब शुक्रिया कर रही थी कि मैं बच गई। ट्रैफिक जाम में फंसने के कारण वो कुछ मिनटों की देरी से अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया और उनकी फ्लाइट छूट गई। तीनों जन ने मुझे वापस ही भेज दिया कि नहीं मैडम, अभी 10 मिनट की आपकी लेट की वजह से हम लोग को और 15 मिनट लेट हो सकता है, तो फिर इसलिए मुझे रिटर्न होना पड़ा था। जिंदगी की रफ्तार तेज हो सकती है, लेकिन कभी कभी एक छोटी सी देरी जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान बन जाती है। और भूमि की कहानी कहीं न कहीं यही बताती है कि जब तक ऊपर वाले की मर्जी ना हो, मौत भी रास्ता बदल लेती है। टेक ऑफ यानी वो लम्हा जब जहाज जमीन से आसमान की ओर ऊपर बढ़ता है, लेकिन यही सबसे ज्यादा विमान हादसे का शिकार हो जाते हैं। 242 लोगों को लेकर उड़ान भरने वाला एयर इंडिया का ये विमान अहमदाबाद में टेक ऑफ के बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्लेन ने स्पीड पकड़ी, रनवे पर दौड़ता रहा, सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ देर बाद वो हादसे का शिकार हो गया। कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट की बाउंड्री से लगकर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तो आपको बताते हैं आखिर टेक ऑफ के दौरान इस तरह के हादसे ज्यादा क्यों होते हैं। पहला, उड़ान भरने का समय सबसे क्रिटिकल। विमान के उड़ान भरने के समय को सबसे क्रिटिकल वक्त माना जाता है। आंकड़ों की माने तो दुनिया में जितने भी प्लेन हादसे होते हैं उसका करीब 35% टेक ऑफ या उसके ठीक बाद में होता है। मिडिल ईस्ट में आज कयामत की रात है, क्योंकि इजराइल ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोल दिया है। 2 से 3 दिन पहले इजराइल ने ये चेतावनी दी थी और फिर ईरान पर इजरायली सेना ने कहर बरपा दिया है। इजराइल से करीब 200 फाइटर जेट से एक साथ उड़ान भरी और ईरान के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। इजराइल ने ईरान पर एक के बाद एक 300 से ज्यादा हवाई हमले किए। हमले में ईरान के 20 से ज्यादा जनरल की मौत का दावा किया जा रहा है। क्योंकि इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया, इजराइल ने ईरान पर करीब 200 फाइटर जेट से एक साथ हमला किया। हमले के बाद चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आया। इजरायली सेना ने तेहरान के आसपास कम से कम 6 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाते हुए हमला किया है, जिसकी पुष्टि ईरान और इजराइल दोनों ने की है। इजराइल ने ईरान पर 300 से ज्यादा हमले किए। सूत्रों के मुताबिक इस हमले में ईरान के 20 से ज्यादा टॉप जनरल मारे गए हैं। कई रिवॉल्यूशनरी गार्ड ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। इजराइल ने जिन इलाकों को टारगेट किया वहां कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं। कई गाड़ियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। ये हमला कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं।
हमले के बाद पूरा इलाका धुएं से भर गया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। दरअसल इजराइल को खुफिया जानकारी मिली थी कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बहुत ज्यादा करीब था, इसीलिए इजराइल ने ईरान पर हमला किया। इजराइल की इस कार्रवाई से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हड़कंप मचा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर अमेरिका तक हर जगह चिंता है। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? मिडिल ईस्ट अब जंग की आग में जल रहा है। इजराइल ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोल दिया है। बमों की गूंज राजधानी तेहरान तक पहुंच चुकी है। मिसाइलें गिरी हैं, इमारतें टूटी हैं और इसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जो तबाही की एक एक कहानी को बयां कर रही हैं। इजराइल ने ईरान में परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है। तेहरान और दूसरे इलाकों में धमाकों की आवाज सुनी गई है। ईरान के तबरीज शहर पर इजराइल ने हवाई हमला किया और हथियारों के गोदाम को यहां निशाना बनाया गया। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को इजराइल ने निशाना बनाया है, जहां एक कमांड सेंटर पर आईडीएफ ने सीधा अटैक किया है। करमानशाह को भी इजरायली डिफेंस फोर्स ने अटैक किया। हमले के बाद आसमान में धुएं का घना गुबार देखा गया। इजराइल ने ईरान के एक IRGC बेस पर मिसाइल से हमला किया है। धमाके के बाद धुएं का गुबार साफ तौर पर देखा जा सकता है। तेहरान के कई हिस्सों में देर तेज धमाकों की आवाज सुनी गई। धमाकों के बाद आसमान में धुएं का घना गुबार फैल गया। ईरान का नातांज परमाणु रिएक्टर पर तबाह हो गया। नातांज वही रिएक्टर है जहां ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम का बड़ा हिस्सा संचालित करता है। तेहरान के ऊपर इजराइल का एक फाइटर जेट भी उड़ता हुआ देखा गया। ये वही लड़ाकू विमान है जिसने तेहरान में टारगेट्स को यहां निशाना बनाया। हमले के बाद ईरान में हलचल तेज हो गई। ईरानी एयरबेस से फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। इजराइल के हमले के जवाब में ईरान अब बड़े स्तर पर बदले की तैयारी में है। ईरान सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर सकता है। मिडिल ईस्ट में हालात विस्फोटक हो चुके हैं। इजराइल ने ईरान पर टारगेट करके बम बरसाए हैं। इसमें दावा किया जा रहा है कि ईरान के परमाणु ठिकाने नेस्तनाबूद हो गए। ईरान के कई शहर अब इजरायली मिसाइलों की जद में आ चुके हैं। इजराइल ने सीधे टारगेट किया और रातों रात शहर का चेहरा बदल गया। धमाकों की आवाजों से पूरा इलाका दहल उठा, जिसमें ईरान के 2 सैन्य कमांडरों की मौत हो गई, जबकि ईरान का मिसाइल बेस बर्बाद हो गया। इतना ही नहीं, इजराइल ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को भी निशाना बनाया। तेहरान के कई हिस्सों में जोरदार धमाके हुए, इमारतें कांप उठी। हमले के बाद एयरस्पेस बंद कर दिया गया और देश भर में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। तेहरान ही नहीं, इजरायली हमलों की चपेट में आए तबरीज, करमानशाह और हमादान जैसे शहर भी हैं। करमानशाह में फ्यूल डिपो को उड़ाया गया और तबरीज में हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा अब राख बन चुका है। दरअसल इजराइल ने अपने इस हमले में ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया, जिसमें 2 प्रमुख न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहम्मद मेहदी तेहरानची और फरीदून अब्बासी भी हमले में मारे गए। फरीदून अब्बासी 2011 से 2013 तक ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख रहे थे। मोहम्मद मेहदी तेहरानची ईरान की परमाणु नीति में उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। इजराइल के इस हमले से ईरान की रक्षा और परमाणु कमान को गहरा झटका लगा है। ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे क्षेत्र में तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर ईरान के पीछे आधी दुनिया क्यों पड़ी है, और इसका जवाब है न्यूक्लियर खौफ। वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि ईरान अमेरिका डील क्या है। 2015 में ईरान और अमेरिका ने ज्वाइंट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे और इसके तहत ईरान ने अपने परमाणु गतिविधियों में कटौती करने और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण को स्वीकार करने का वादा किया था। बदले में ईरान को अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों से राहत मिली थी, लेकिन ईरान ने परमाणु समझौते को तोड़ दिया और समझौते की सीमाओं का उल्लंघन करते हुए अपने यूरेनियम के भंडार को बढ़ाया, जो 2015 की सीमा से 22 गुना ज्यादा हो चुकी है। अब अमेरिकी रुख की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से एटमी प्रोग्राम पर समझौता करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि ईरान के पास इजरायल के साथ संघर्ष को रोकने का अभी भी समय है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान को समझौता करने के लिए कई मौके दिए गए, लेकिन ईरान ने ऐसा किया नहीं। ईरान को एक समझौता करना चाहिए और इससे पहले कि कुछ भी ना बचे। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान से ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि ट्रंप कहना क्या चाहते हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे ऑपरेशन राइजिंग लाइन कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये मिशन खतरे को खत्म करने के लिए है और इसमें जितने भी दिन लगेंगे उतने दिन तक ये मिशन जारी रहेगा।
हमले के बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमने ईरान के परमाणु साइट पर हमला किया है। ये अभियान तब तक चलेगा जब तक ईरान का परमाणु खतरा खत्म नहीं हो जाता। ये इजराइल के अस्तित्व की रक्षा के लिए है। इजराइल ने ईरान के 4 एटमी ठिकानों को तबाह कर दिया। इसके साथ ही 2 सैन्य अड्डे भी बर्बाद किए। ईरान के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी भी मारे गए हैं। इसके साथ ही ईरान के 2 परमाणु वैज्ञानिकों को भी इजराइल ने मार गिराया। राजधानी तेहरान इजरायली हमले में धुआं हो गया। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान गुपचुप तरीके से परमाणु हथियार बना रहा है। इसे रोकने के लिए ये हमला किया गया। नेतन्याहू ने कहा कि पिछले साल ईरान ने इजराइल पर 300 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इनमें से प्रत्येक मिसाइल में 1 टन विस्फोटक होता है और इससे सैकड़ों लोगों की जान को खतरा है। ये मिसाइलें परमाणु पेलोड ले जा सकती है, जिससे सैकड़ों नहीं लाखों लोगों की जान को खतरा हो सकता है। ईरान 3 साल के भीतर 10,000 बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने की तैयारी कर रहा है। अब बात सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक तक नहीं रुकी। नेतन्याहू साफ कह रहे हैं कि ये एक लंबा सैन्य ऑपरेशन होगा। मिडिल ईस्ट में एक नई जंग की शुरुआत हो चुकी है और ये शांति की तरफ नहीं तबाही की ओर बढ़ रही है। इससे पहले ईरान ने चेतावनी दी थी कि अगर उसके ऊपर हमला हुआ तो इजराइल के न्यूक्लियर ठिकाने उसके निशाने पर हो सकते हैं। इजराइल के हमले के बाद ईरान के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व ने बदला लेने की कसम खाई है। ईरान के सशस्त्र बलों ने इजरायल को चेतावनी देते हुए कहा है कि उससे तेहरान पर हमले का हिसाब खून के बदले खून की तर्ज पर लिया जाएगा। इजरायल के हमले के कुछ घंटे बाद ही ईरान ने ड्रोन दागने शुरू कर दिए हैं। ईरान ने कथित तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की भी तैयारी कर ली है। इजरायल ने आज तड़के ईरान की परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें ईरान के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी, ईरान के 2 परमाणु वैज्ञानिक को भी मार गिराया गया। इसके जवाब में अब ईरान ने जामकरण मस्जिद में लाल झंडा लहराकर बदले का ऐलान कर दिया है। लाल झंडे का मतलब इजरायल से बदला तय। ईरान आर्म्ड फोर्स ने इजरायल को धमकी देते हुए कहा है कि हमले का जोरदार जवाब दिया जाएगा। इजरायल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने बेहद कड़े शब्दों में इजरायल के हमलों की निंदा करते हुए बदला लेने की बात कही है। खामेनेई ने कहा है कि देश पर हमले के लिए इजरायल को कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। मिडिल ईस्ट में युद्ध की तपिश दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की आहट है। इजरायल ईरान को खत्म करने की कसम खा चुका है तो मिडिल ईस्ट के तमाम देश, यहां तक कि अमेरिका और ब्रिटेन भी इस युद्ध में अब सक्रिय नजर आ रहे हैं। और यहीं से तीसरे विश्व युद्ध का खतरा पूरी दुनिया पर मंडराने लगा है। लड़ाई इजरायल और ईरान के बीच परमाणु बम पर शुरू हुई, जिसे खत्म करने के लिए कई देश एक साथ इजरायल को चेतावनी दे रहे हैं और युद्ध नहीं रोकने पर अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। इस बीच अमेरिका ब्रिटेन इजरायल के समर्थन में आ चुका है। जंग के बीच अमेरिकी सरकार बेहद एक्टिव है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी अपने सैन्य अड्डों पर हाई अलर्ट जारी कर चुका है। इजरायल के सपोर्ट में अमेरिकी लड़ाकू विमान तैनात कर दिए गए हैं। इजरायल के लिए ब्रिटिश लड़ाकू विमान भी एक्टिव हो चुका है, जो इजरायल पर होने वाले ड्रोन हमलों को रोकने के लिए काफी है, क्योंकि इजरायल के हमले में ईरान के कई सैन्य ठिकाने ध्वस्त हो गए हैं। एटमी और मिलिट्री ठिकाने भी तबाह हो गए हैं। ऐसे में ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ड्रोन और मिसाइल से हमले हो रहे हैं। ईरान को पता है इजरायल से पंगा लेना कितना महंगा पड़ सकता है। जब अमेरिका ब्रिटेन उसके खिलाफ है तो ऐसे में अब वो अपने समर्थक देशों से मदद की उम्मीद लगाए बैठा है। इस युद्ध में इजरायल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और जापान है, जबकि ईरान के साथ सीरिया, लेबनान, यमन और फिलिस्तीन है। दरअसल मिडिल ईस्ट में इजरायल इकलौता ऐसा देश है जो कि हालिया दिनों में गाजा, लेबनान, यमन समेत कई देशों पर हमले कर चुका है और अब बारी है ईरान की। लेकिन ईरान के साथ युद्ध इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाला है, जब दुनिया की महाशक्तियां भी इस जंग में दम दिखाने लगी हैं। ईरान में तबाही का रोड मैप पहले ही लॉक हो चुका था। काफी समय से इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ईरान के अंदर ऑपरेशंस चला रही थी और इसके बाद टारगेट टू टारगेट इजरायली एयरफोर्स ने हमले शुरू कर दिए और ताबड़तोड़ अटैक में सबसे पहले ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और गाइडेड मिसाइल लॉन्चर को बर्बाद कर दिया। इजरायल ने ईरान के परमाणु और मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाने के लिए वर्षों तक चुपके से तैयारी की, एक साहसिक और गुप्त ऑपरेशन जिसमें ड्रोन बेस और कमांडो शामिल थे। इसके अलावा मोसाद एजेंटों ने ड्रोन बेस स्थापित किया ईरान की जमीन पर तेहरान के नजदीक। ये बेस ईरानी खुफिया एजेंसियों से बचा रहा और रातों रात इन ड्रोनों को सक्रिय किया गया, जिसके बाद इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया और चुन चुनकर ईरान के ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया गया। हमले में परमाणु वैज्ञानिक मारे गए, हमले में टॉप और अन्य कमांडर ढेर हो गए, साथ ही नतांज परमाणु रिएक्टर भी नष्ट हो गया। ये सब तब मुमकिन हो पाया जब मोसाद एजेंटों ने ईरान के अंदर घुसकर सटीक लोकेशन की जानकारी दी और बिना वक्त गवाए इजरायली सेना ने ईरान में सबसे खतरनाक परमाणु ठिकाने को तबाह कर दिया। मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है। इजरायल ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला बोल दिया है। राजधानी तेहरान से लेकर अन्य शहरों तक धमाकों की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है।
क्योंकि इजरायली वायुसेना ने ईरान की राजधानी तेहरान में इतने बम मारे कि पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया। इजरायल ने ईरान में खासकर उन 5 ठिकाने को टारगेट किया जिससे ईरान को सबसे ज्यादा नुकसान हो, जिसमें सबसे पहला नंबर ईरान की राजधानी तेहरान है, जहां जबरदस्त हमले हुए। इसके बाद इजरायली वायुसेना ने ईरान में परमाणु सेंटर को निशाना बनाया और उसे ध्वस्त करने का बड़ा दावा किया। फिर सैन्य कमांड सेंटर को निशाना बनाया। उसके बाद खुमैनी एयरपोर्ट के पास भी धमाके की खबर है और इस हमले में परमाणु वैज्ञानिक के साथ आर्मी के टॉप कमांडर के भी मारे जाने की खबर है। हालांकि ईरानी मीडिया का बड़ा दावा है कि इन हमलों को हवा में ही रोकने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। इजरायल का ये हमला ईरान के परमाणु और सैन्य ढांचे को कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा है, लेकिन इसके साथ ही मध्य पूर्व में एक बड़े युद्ध का खतरा और बढ़ गया है। इजरायली हमले के बाद अब ईरान भी चुप नहीं बैठने वाला है। सूत्रों की अगर हम बात करें तो ईरान के पास 2000 से भी ज्यादा खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और अब ईरान अपनी मिसाइलों की ताकत दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। क्योंकि ईरान की मिसाइल पावर मिडिल ईस्ट में उसकी सबसे बड़ी ताकत है, खासकर वे मिसाइलें जो इजराइल तक पहुंच सकती है। ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी बनाया हुआ है जिसमें ऐसी मिसाइलें हैं जो आधे घंटे में इजराइल पहुंच सकती है। इजरायली अटैक के बाद ईरान की बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें चर्चा में हैं। फतह 100 मिसाइल की बात करें तो ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज करीब 300 किलोमीटर है। इसका वजन 3500 किलो है। ये 500 किलो तक का विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा शहाब 3 की बात करें तो ये मध्यम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 1300 किलोमीटर है, वजन लगभग 1200 किलोग्राम है और लंबाई 16.58 मीटर है। इसके अलावा खोरम शहर है, ये मध्यम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। इसका वजन 19.5 टन है और वॉरहेड 1800 किलो तक है। ईरान के मिसाइलों की भारी संख्या और मोबाइल लॉन्चर इजराइल के लिए खतरा है। ईरान की रणनीति है कि वो एक साथ सैकड़ों मिसाइलें दागकर इजराइल के रक्षा तंत्र को ओवरलोड कर दे। इजराइल के हमले ईरान के लोगों में दहशत है। राजधानी तेहरान में पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। जंग के डर से लोग घरों से जरूरी सामान को स्टॉक करने के लिए निकल रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का असर साफ देखने को मिल रहा है। इजराइल के हमले से ईरान की राजधानी तेहरान में कोहराम मचा हुआ है। पेट्रोल पंप पर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। इजराइल के हमले का जवाब देने के ईरान के ऐलान के बाद लोग दहशत में हैं और घरों से बाहर जरूरी सामान को स्टॉक करने के लिए निकल रहे हैं। संभावित युद्ध के मद्देनजर ईरान की राजधानी में दहशत का माहौल है। लोग जरूरी सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। राशन और दवाओं का स्टॉक करने की होड़ भी शुरू हो गई है। इजराइल ईरान अब जंग के मैदान में कूद पड़े हैं। बीते कुछ समय से मिडिल ईस्ट में जिसका डर था वही हुआ। इजराइल और ईरान के बीच तनाव ने अब खतरनाक मोड़ ले लिया है। इजराइल और ईरान अब आमने सामने से युद्ध करने लगे हैं। ईरान सरकार ने देश भर में इमरजेंसी लागू कर दी है। माना जा रहा है कि इजराइल के हमले में ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचा है, जिसने लोगों की दहशत बढ़ा दी है। मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। पूरा इलाका युद्ध की आशंका से कांप रहा है और इसी के चलते 6 देशों ने अपनी एयर स्पेस को भी बंद कर दिया है। ये सिर्फ एक हमला नहीं, उस जंग का ट्रिगर साबित हो सकता है जिसकी आग मिडिल ईस्ट को पूरी तरह लील सकती है। इजराइल ने जैसे ही ईरान पर मिसाइलें दागी, पूरे क्षेत्र में सायरन बजने लगे और आसमानों में खामोशी पसर गई। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 6 देशों ने अपना एयर स्पेस पूरी तरह से बंद कर दिया है। इनमें इजराइल, ईरान, इराक, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया जैसे देश शामिल हैं। इन देशों के एयर स्पेस बंद के बाद अब इस क्षेत्र में किसी भी सिविल या कमर्शियल विमान की उड़ान पर रोक लग गई है। अब आप ये देखिए, इजराइल ने जब ईरान पर हमला किया था तब मिडिल ईस्ट के देशों में सिविल या कमर्शियल प्लेन की आवाजाही किस तरह थी, लेकिन इस हमले के बाद अब एयर स्पेस पूरी तरह खाली दिख रहा है। ईरानी एयर स्पेस बंद होने से भारत से पश्चिमी एशिया और यूरोप की ओर जाने वाली कई उड़ानों की आवाजाही पर असर पड़ा है। इजराइल कह रहा है हमला जरूरी था और ईरान कह रहा है कि इसका जवाब जरूर मिलेगा। अब दोनों के बीच डिप्लोमेटिक चैनल बंद है। सिर्फ रडार, मिसाइल और फाइटर जेट्स ऑन है और सवाल सिर्फ इतना कि अब अगली मिसाइल कहां गिरेगी।